हवेली, दमन, दीव और गोवा को ये इन्होंने क्या किया कि वर्ष 1951 में जब इन्होंने पुर्तगालियों ने देखा कि अब मामला गड़बड़ हो रहा है और अंग्रेज भाग रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि पुर्तगाली संसद ने अपने संविधान में संशोधन करके और ये चीज उसमें लिख डाली कि जो भारत के वो जो क्षेत्र भारत कह रहा है मेरा है, वो हमारे उपनिवेश नहीं है बल्कि वो पुर्तगाल ही है। तो उनका उपनिवेश का दर्जा हटा के कहा कि पुर्तगाल है, यानी वो भी हम मतलब उसको भी अब पुर्तगाल कहिए। दादर एंड नगर हवेली और ये सब जो दमन, दीव और गोवा है, ये हमारे उपनिवेश नहीं है, कॉलोनीज नहीं है, आप उनको कहिए कि वो पुर्तगाल है। और जब ये संशोधन उन्होंने कर दिया तो नेहरू जी इस चीज को समझते थे कि पुर्तगाल उस समय नेटो का सदस्य था, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, उत्तर अटलांटिक कौन संगठन बोला जाता है। तो अगर सीधे सीधे पुर्तगाल अगर वो हम जाते लेने दादरा नगर हवेली, दमन, दीव और गोवा को, तो इसका मतलब सीधे था हम नेटो से सीधे टकराते, क्योंकि नेटो जो है वो ये कहता है कि अगर हमारे संगठन में किसी देश के खिलाफ कोई देश अगर आ रहा है लड़ने, तो हम ये मानेंगे कि वो नेटो के खिलाफ लड़ रहा है और तब हम सीधे। और चूंकि हम लोग जो तुरंत आजाद हुए थे, उसके अलावा 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी। अब मामला और गड़बड़ था क्योंकि देश बाकी चीजों को, बाकी राज्यों को और बाकी क्षेत्रों को उन्होंने तो एकीकृत करवा दिया था और वो अब थे नहीं, नेहरू अकेले पड़ गए थे। तो अब ये मामला शुरू हो गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि पुर्तगाल एकदम चंट प्रवृत्ति से लेके और मामला लेके संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया कि देखिए जैसे कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र उसमें बीच में पड़ गया। अब ये मामला हो गया कि नहीं, भारत कुछ कर नहीं सकता है। मामला जब विश्व बिरादरी के सामने चला जाता है तो फिर अब हाथ ही बंध जाते हैं। पीओके का मैटर मैं बार बार कह रहा हूं। तो अब ये चीज जब हुई तो नेहरू ने वहां की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दादरा एंड नागर हवेली में जो अंदरूनी स्थिति थी वो ये थी कि वो ट्राइबल एरिया था और कभी पुर्तगालियों ने वहां पे मराठा साम्राज्य से 70 गांव लिए थे और बाद में 2 गांव वहां के रामनगर के राजा एक करके थे उनसे और लिए थे और 72 गांव मिला के दादरा एंड नगर हवेली पूरा एरिया था। तो अब पुर्तगालियों ने 72 गांवों को मिला के अपना दमन, दीव और गोवा इधर हम लोग अलग था। तो अब पूरा वो अपना अब भयंकर वो बर्बर थे, उनके पर असहयोग आंदोलन जैसी चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अंग्रेज कुछ भी नहीं थे तो भाई दिखाते ही थे कम से कम कि हम सभ्य हैं। वो बहुत ज्यादा बर्बर थे, जापानियों से भी बर्बर पुर्तगाली थे, है ना। तो वहां के जो आदिवासी समुदाय थे और उनपे वो भयंकर जुर्म ढाते थे। उसके अलावा उनके अधीन जो जमींदार थे वो और जुर्म उस पे ढाते थे। कहा जाता है कि चुटिया जो है उनकी, जो आदिवासी समाज था, उनके पकड़ के उनके पैरों में बांध के कहा ये मुर्गा बने। और जब वो मुर्गा बनते थे तो उसके बाद पीटा जाता था ऊपर से, मतलब भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। अगर आदिवासी लोग तो वैसे जंगलों में रहते थे, अब पुर्तगालियों में से अगर कोई सिपाही दिख जाता था तो चिल्लाना शुरू कर देता था, फनगा आला रे आला, और ऐसे करके, फनगा मैंने विदेशी, और ऐसे करके वो सब जो भी हाथ में था फेंक फाक के जंगल में भाग जाते थे। इतना उनका क्रूर अत्याचार था। अगर सरकार को 10 रुपए का किसी चीज से लाभ होता था तो उनमें आधा पैसा मिलता था उनको, मतलब काम के नाम पे, जो काम आपने किया है तो ले लीजिए। तो अब भाई उनके लिए आवाज उठाए कौन? दादरा एंड नगर हवेली के लोग ही उस तरीके के नहीं थे। जैसे हम लोग का मुख्य भूमि में भाई लोग थे, बढ़िया थे और सब चीज समझते थे वहां, तो उनके लिए आवाज उठाए कौन? और जब पुर्तगाल की संसद ने ये कह दिया कि ये हमारा उपनिवेश नहीं है, पुर्तगाल ही मानिए, तो अब नेहरू जी संसद में भाषण देते हैं कि वहां का भाग्य वहां के लोग तय करेंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये मामला तो अजीब था भाई। वहां के लोगों की स्थिति मैंने अभी बताई कि क्या थी। और भारत कह रहा था, कहीं हो सकता है सरदार पटेल रहते तो ये चीज उनको बोलनी ना पड़ती नेहरू को। पटेल थे नहीं और नेहरू अपने आप को बिल्कुल मतलब कि उस तरीके का नहीं मान रहे थे कि हम जाके कब्जा कर लें। और जब ये चीजें हुई तो वहां के पुणे में
एक पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ आरएसएस की एक शाखा थी, और उस समय आरएसएस के जो अध्यक्ष थे वो थे राजा भाऊ बाकड़कर। तो राजा भाऊ बाकड़कर को बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने कहा ये क्या प्रधानमंत्री बोल रहा है भाई, ये हमारा, उनको बुरी ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है हम लोग आजाद कराएंगे। तो एक ये संगठन था। दूसरा एक संगठन था कांग्रेस से ही टूट के, वहां पे गोवा में एक पार्टी बनी थी आजाद गोमांतक दल, है ना, आजाद गोमांतक दल। जैसे कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ना सुभाष बाबू ने, वैसे ही वो लोग कांग्रेस से ही टूट के बने थे, आजाद गोमांतक दल नाम था। और उसके बहुत प्रमुख नेता थे जो आजाद गोमांतक दल था, प्रभाकर सेनारी करके। प्रभाकर सेनारी जो थे बहुत छोटे थे, तो राम मनोहर लोहिया कोई भाषण देने गए थे वहां पे गोवा में, तो छोटे छोटे बच्चे राम मनोहर लोहिया जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते जा रहे थे, तो पुर्तगालियों ने पकड़ के और हिप्पो बेल्ट से पीटा था उनको, हिप्पोपोटामस के चमड़े से बना हुआ बेल्ट। और वो बेल्ट ऐसी होती थी कि उसके मुंह पे वो नुकीला लोहा लगा रहता था, उससे पिटाई खाए थे। तो शुरू से ही पुर्तगालियों के प्रति नफरत थी। अब वो आदमी इतना काबिल था कि 17 साल की उम्र में उसने एक गार्ड की हत्या कर दी थी, प्रभाकर सेनारी। अरे पुर्तगालियों की, भारतीयों की नहीं। बैंक लूट लिया था 17 ही साल में, तारीफ है भाई, उनके खिलाफ किया था ना। और सरकारी ट्रेजरी लूटने का प्लान बना रहे थे, अब पकड़ा गए थे। अब पकड़ा गए थे तो उनके, लेक्चर ज्यादा लंबा चला जा रहा है क्या, बता ही दे। मेन दिक्कत है कि पढ़ा हुआ आदमी बोल ही देता है, फिर वो दिक्कत बोल ही देते हैं, छोड़िए। तो अब वो पकड़ा गए थे जेल में। अब पुर्तगाली कह रहे थे कि बहुत बदमाश है, इसको पुर्तगाल भेजेंगे, है ना। तो पुर्तगाल भेजेंगे बस। एक आदमी और उनके साथ जेल में बंद था, तो ये लोग प्लान बनाया, कहा कि खाना देने वार्डन आता है ना, हाँ तो ठीक है, खाना जैसे ही देगा तो तुम निकल के भागना, ठीक है। तो खाना देने जैसे ही है तो निकल के भागे, तो बाहर अरे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, तो सारे लोग उधर भागे, धीरे से निकल के भागे, बहुत तेज आदमी थे। उसके बाद ये आए आजाद गोमांतक दल की शाखा में, और वहां आए तो भाई लोगों का जोश एकदम बढ़ गया, आ गए। तब तक इनको ये बात पता चली कि नेहरू जी संसद में ऐसे ऐसे बोले हैं, 17 साल का लड़का, नेहरू ऐसे ऐसे बोले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हम आजाद करवाएंगे अब। तो एक दल हो गया आरएसएस वाला, वो कह रहा हम आजाद करवाएंगे। एक दल हो गया आजाद गोमांतक पार्टी वाला, वो कह रहा है हम आजाद करवाएंगे। और एक और लेडी थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा की थी, गोदावरी बाई पारोलेकर नाम था उनका। तो ये गोदावरी बाई पारोलेकर इन लोगों के साथ तो मतलब नहीं थी, लेकिन वो जमीनी स्तर पर इतनी असल दर्जे की कम्युनिस्ट थी कि उनके कई राज्यों में जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, अब गाना नहीं है। तो ये दादरा एंड नगर हवेली में जाके और वहां के ट्राइब्स को संगठित करना शुरू की। आजाद गोमांतक दल तो पहले से कुछ पैसा वैसा इधर उधर से व्यवस्था करके, भाई आजादी दिलवाने के लिए बंदूक चाहिए, तो बंदूक बंदूक की व्यवस्था कर रखा था। लेकिन आरएसएस ठन ठन गोपाल, ऊपर से आप किसी से डायरेक्ट जाके मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि भारत सरकार ही बैन की हुई है कि नहीं करना है। अब मामला बिगड़ गया कि अब क्या किया जाए। अच्छा, जो लोग दम भर रहे थे कि हम आजाद करवाएंगे हम आजाद करवाएंगे, कुछ एनजीओ थे और कुछ राजनीतिक दल, छोटे मोटे जो क्षेत्रीय दल थे, उनके पास ये लोग गए कि आप कहते हैं तो हमको मदद कीजिए। तो है कि भाई अहिंसक तरीके से हम वो करेंगे, बंदूक पिस्तौल की बात जहां आ रही है वहां हमको छोड़ देना। तो अब ये जब बात आई, तो अब ये तो स्पष्ट ही था कि सत्याग्रह सत्याग्रह वाले टाइप के थे नहीं पुर्तगाली, वो सिर्फ है लात के भूत थे, उसी से भागते। तो अब मामला बिगड़ गया कि अब आरएसएस वाले लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा, कैसे कहां से पैसे की व्यवस्था होगी। तो एक आदमी थे उसी आरएसएस में, सुधीर फड़के नाम था उनका, सुधीर फड़के, और ये संगीतकार थे। संगीतकार थे तो इन्होंने कहा राजा भाऊ बाकड़कर से, जो उस समय आरएसएस के अध्यक्ष हुआ करते थे, कि काम करिए चलिए लता मंगेशकर के पास चला जाए। तो लता मंगेशकर के पास ये लोग गए और बोले कि ऐसी ऐसी बात है, बहुत देर आधे घंटे तक बात हुई, चुपचाप बैठी रही।
तो राजा बाबा कर करके इनको लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चला जाए। तो रो रही थी बैठ के, ध्यान से देखा लो तो रो रही हैं। तो पूछा लो कि दीदी आप क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो, गोवा में एक मंदिर है मेरा, मंगेश टेम्पल करके, और उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा है, किसी को आने जाने देते नहीं है। तो हम अगर तुम्हारी मदद करेंगे तो वो तुम्हारी मदद नहीं होगी, मंगेश की सेवा होगी। तो हम डायरेक्ट तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन मैं और मोहम्मद रफी आके वहां पे स्टेज शो करेंगे, और उसके जो टिकट बिकेंगे उसका पैसा हम तुमको दे देंगे। तो ठीक है, ये हुआ। उसके बाद गए, मोहम्मद रफी से भी बात हो गई, सब सेट हो गया, वहां स्टेज शो हुआ, पैसा आ गया, पैसा आरएसएस को दे दिया गया। आरएसएस, अब मामला था कि कहाँ से आए हथियार, गोवा में हथियार महंगा मिलता था और आप जा भी नहीं सकते थे हथियार खरीदने, तो हैदराबाद को चुना गया। हैदराबाद में आपको कल मैंने बताया था कि कासिम अली रजवी के नेतृत्व में वहां पे जो बहुत बड़ी फौज, रजाकारों की फौज इकट्ठी हुई थी, तो सबको हथियार चलाने थोड़ी जाता था। तो जब भारतीय सेना घुसी तो हथियार फेंक फाक के कुछ लेके भाग गए, और कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए। तो अब वो जो हथियार बच के लेके लोग भागे थे, अब उनकी खरीद फरोख्त भाई अब रख के क्या करना है, कभी ना कभी सरकार पकड़ लेगी। तो औने पौने दाम में वो लोग बेच रहे थे, तो ये लोग बुद्धि भिड़ाए जाके औने पौने दाम में खरीद रहे, और खरीद के और ला के और इकट्ठा कर लिया गया। अब बात हुई कि अब होगा। और फिर ये तीनों दल बने, दो दल मुख्यतः आरएसएस और आजाद गोमांतक पार्टी, ये वहां पे गए, वहां पे जाके और कब्जा करने की प्लानिंग हुई। और धीरे धीरे तो जब दादरा नगर हवेली में ये लोग घुस गए, तो उस समय ये क्या नाम है उनका, प्रधानमंत्री बाद में बने, तो उन्होंने भारतीय सेना को सेटिंग कर रखी थी कि थोड़ा सा मदद करना। भारतीय सेना नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने वहां पे ये बात कह रखी थी भारतीय सेना को कि अरे थोड़ा मदद करना, ऐसा नहीं है, वो लोग भी देश के लिए लड़ रहा है। तो दमन दीव से जब पुर्तगालियों की सेना चली, तो बीच में भारतीय भूभाग पड़ता था, सेना ने कहा कि हम अपनी तरफ से नहीं जाने देंगे। कैसे जाओगे, जाओ, मामला खत्म, वहीं पे रफा दफा। और दादरा नगर हवेली को पहले कब्जा कर लिया गया, बाद में गोवा को 1961 में भारत सरकार ने कब्जा कर लिया, ऑपरेशन विजय करके चलाया गया था। और उसके बाद दमन एंड दीव को भी मिला लिया गया और पुर्तगालियों को भगा दिया गया। तो इस तरीके से वो पूरा लिबरेशन चला है। और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, बाद में 1987 में दमन दीव को भी अलग कर दिया गया गोवा से, और गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये अब मैंने सोचा कि इसको बता रहा हूं तो